Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Pulicha here. Today we are going to start with our new chapter of class 11 NCERT, that is cell, the unit of life. Okay, so ये हमारे सेल बायोलॉजी का लास्ट यूनिट, मतलब कह सकते हो सेल बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर बोल सकते हो. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था बायोमोलिक्यूल्स को लेके, उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को लेके. ठीक है, और अभी हम लोग बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. तो अभी इसको समझना काफी आसान रहेगा, और साथ में आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात चल रही है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द सेल. ओके, इसके हिस्ट्री से लेके इसके डिस्कवरी तक. इतना ही नहीं, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे उन सारी बातों को वी विल बी डिस्क्राइब इन डिटेल. ओके, और इसके अलावा इसके डिटेल्स में जाने के पहले हम लोग इसको कहते हो ना, प्रिमिटिव से एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे. जैसे कि हम लोग यू कैन से प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स, इनके बारे में बात करेंगे. और फिर धीरे 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 यू कैन से एक एक सेल ऑर्गेनल से हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे आगे. ओके, और इससे आप लोगों को बड़े इजी वे में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बातें मैंने की है उसी पैटर्न के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज का जो फर्स्ट लेक्चर है, that is with respect to introduction for the chapter, you can say. Okay, so let's move ahead with the chapter cell the unit of life. तो देखो यहाँ पे. Okay, so Robert Hooke was the first person who is coming on the screen. देखो यहाँ पे. Okay, तो मैंने जैसे कि कहा, he was the first person to discovered the cell. ओके, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर इन्होंने काफी सारे एक्टिविटीज के बारे में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है. इन्होंने जो जो सेल्स देखे उसको डिस्क्राइब किया गया है. ओके, ही वाज ऑब्जर्विंग द स्लाइड एंड ही वाज सी एबल टू सॉ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, यू कैन से, जिनको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल शेप्स ऑन द स्लाइड्स. ही कॉल्ड देम एज अ सेल. ओके, और आगे जाके वो सेल्स को क्या बोला गया? कॉर्क सेल्स बोला गया. ठीक है, जैसे कि आप लोग प्लांट एनाटॉमी मेरे साथ पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो आप लोगों को पता है कॉर्क सेल्स क्या होते हैं. राइट, दे वर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, है कि नहीं? लूजली अरेंज होते हैं, इन बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेसेस विल बी देयर. ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं. रूट कॉर्टेक्स के बारे में बात कर चुके हैं, स्टेम कॉर्टेक्स सेल्स के बारे में बात कर चुके हैं, है ना, ये सारी बातें. तो कॉर्क सेल जो होते हैं यहाँ पे नॉर्मली जो थे वो डेड सेल्स थे. ओके, क्योंकि इन्होंने डेड सेल्स के बारे में डिस्कवरी की थी. ओके, सो सी, दिस इज हाउ ही गॉट सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन द स्लाइड. ओके, जिसको लेबल किया गया था कॉर्क सेल्स करके. सो दैट वाज अ प्लांट सेल, बट ऑब्वियसली बात है इट वाज अ डेड सेल्स. ओके, तो अगर पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द डेड सेल्स, तो आंसर आना चाहिए रॉबर्ट हुक करके. ठीक है, पहले कौन से टाइप के सेल्स देखे गए? तो कॉर्क सेल्स देखे गए. ठीक है, ऑफ द प्लांट नोन एज अ क्वेरकस. तो क्वेरकस नाम का जो प्लांट था उसके सेल्स को देखा गया था. नाउ, इतना समझ लेने के बाद देर इज अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटन वॉन लीवनहुक. ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने इनके बारे में बात की थी. ओके, एंड मेनी मोर प्लेसेस में भी इनके योगदान आ चुके ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन में. सो एंटन वॉन लीवनहुक का जहाँ तक आप लोगों ने सीखा है, दैट इज अ जीआरडीएसिस, लाइक जीआरडीएना. तो उसके बारे में इन्होंने डिस्कवरी की थी. राइट, जीआरडीएसिस कैसे होता है एंड ऑल दोस थिंग, उसके बैक्टीरियल के स्ट्रक्चर को लेके इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था. ओके, एक बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट देख लेना, आप लोग समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, जीआरडीएस वाले पार्ट को एक बार देख लेना. नाउ सी, हु कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अगर पूछा जाता है व्हाट इज हु इज द फादर ऑफ एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए एंटन वॉन लीवनहुक. ओके, ही यूज्ड टू कीप स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ एंड आरबीसीज एंड ऑल. ओके, तो ये ऐसे सेल्स के बारे में पढ़ाई करते थे, लिविंग सेल्स के बारे में. तो जैसे कि सी, ही नोटिस द फर्स्ट लिविंग सेल, यू कैन से. ओके, फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सेल के बारे में पढ़ाई किया था. तो हमको अगर डेड सेल का नाम आएगा तो रॉबर्ट हुक, एंड लिविंग सेल के बारे में पूछा जाएगा तो तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए एंटन वॉन लीवनहुक. ठीक है, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग
the history. Okay, let's move ahead some more part. Okay, ahead, that is a Robert Brown. Okay, he is a paleobotanist. Okay, and has discovered the nucleus in the cell of the orchid roots. Okay, so what we had talked over here, कि मैंने बोला आप लोगों को कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इन द सेल्स ऑफ द ऑर्किड रूट्स। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अभी यहाँ से एनसीईआरटी के साइंटिस्ट आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ऐसे कह सकते हो तुम लोग। ऐसा नहीं कि बाकी सारे भी नहीं है, वो लोग भी हैं, लेकिन ये आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थियरी पढ़ते समय आएंगे। ठीक है, तो सी, मैथियास जैकब शेल्डन जो कि बॉटनिस्ट थे, ओके, एंड थियोडोर शॉन जो कि जोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी के बारे में बात करना चालू किया था। ठीक है, उसके बाद आई मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या फर्क है मॉडर्न सेल थ्योरी एंड सेल थ्योरी में? सेल थ्योरी व्हाट यू कैन से बिगनिंग। ओके, किसी ने किसी सेल थ्योरी, सेल के बारे में एक्चुअली सोचा, उसके बारे में डिस्कवरी करना चालू किया। उसके बाद जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी और डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने मिला। ओके, लाइक मॉडर्न सेल थ्योरी सामने आई और यहाँ पे देखो कितने साइंटिस्ट आ रहे हैं। मैथियस जैकब शेल्डन, एक तो ऑलरेडी नाम आपके स्क्रीन पे था ही, थियोडोर शॉन ये भी था, लेकिन एक और नाम इसके साथ जुड़ गया, दैट इज रुडोल्फ विर्चॉ। तो टोटल देयर वर 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में डिस्कवरी की। ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस पीपल दे हैड सेड सम पॉइंट्स, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू रिमेंबर। यहाँ से आपके नीट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और यू कैन से सेल्स। ओके, या तो यूनिसेलुलर या तो फिर मल्टीसेलुलर्स। ओके, नेक्स्ट, ऑल द फंक्शंस आर द प्रोडक्ट और द फंक्शंस ऑफ द सेल्स। जो भी एक्टिविटी एक सेल परफॉर्म करता है, या तो उसको देखो परफॉर्म करता है, डेट मीन्स फंक्शन करता है, वो कोई भी प्रोसेस करे, कैटाबॉलिक प्रोसेस करे या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस करे, ओके, जिसके थ्रू उसको काइंड ऑफ एनर्जी वगैरह मिले, तो उसके हिसाब से ये पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या है? जो भी नए सेल्स बनते हैं वो जो ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के थ्रू बनते हैं। ओके, देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है सबसे पहला रुडॉल्फ विर्चॉर्फ ने दिया था, और इसका मतलब होता है ओमनीसेलुले। ओके, ओमनीसेलुला ई सेलुले, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ओमनीसेलुला ई सेलुला, दैट मींस व्हाट? सो सेल अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, द स्टेटमेंट गिवन बाय द रुडोल्फ विर्च। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तीनों पॉइंट कंपलसरी है विथ रेस्पेक्ट टू द मॉडर्न सेल थ्योरी। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू द मॉडर्न सेल थ्योरी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डील करते आ रहे हैं। There are smallest cell organisms are there like PPLO, that is pleuropneumonia like organisms, या फिर mycoplasma which is a very smallest organism you can say। और इनके पास क्या होता है? इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। माइकोप्लाज्मा जो है ये बड़े स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास खुद का सेल वॉल नहीं होता, विदाउट सेल वॉल। ओके, सी आई हैड रिटन सम पॉइंट्स ओवर हियर। साइज में ये लोग वेरी कर जाते हैं, 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, आर प्लेस बिटवीन द यू कैन से वायरसेस एंड द बैक्टीरिया, because these are smaller than the bacteria and without the cell wall। सबसे अगर मैं सीक्वेंस मेंटेन करूं यहाँ पे, तो बैक्टीरिया सबसे बड़े माने जाते हैं, फिर आता है वायरस, और फिर आता है वायरस जो कि सबसे छोटी कैटेगरी में डाला गया है ना। और यही बात हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी डील कर चुके हैं। लार्जेस्ट सेल्स के बारे में बात करें, सो देयर इज एन एग्जांपल ऑलवेज कम्स इन द माइंड, दैट इज द ऑस्ट्रिच एग। मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को एक एनसीईआरटी का डायग्राम। ओके, जैसे कि एनसीईआरटी में आप लोगों को ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉमन स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया के हैं वो देखने मिलेंगे। जैसे कि देखो, स्पेरिकल शेप के बारे में बात करते हैं, तो कोकस उसको कहते हैं। ओके, स्पेरिकल शेप होगा तो हम लोग उसको कोकस कहेंगे, नाउ सी, या फिर हम लोग उसको कोकाई कहेंगे। इसके अलावा स्पोर्स की बात करें यहाँ पे, तो दीज आर रॉड शेप बैसिलस। ओके, तो ये आप लोगों को ऐसे रॉड शेप देखने मिलेंगे, देयरफॉर बैसिलस वर्ड हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, या फिर बैसिलाई कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे वेवी पैटर्न, तो हम लोग इसको स्पाइरिला कहेंगे। ओके,
इसके अलावा यहाँ पे कॉमा शेप आप लोग देख पा रहे हो, इसको विब्रियो कहेंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं आपको जनरली 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आप लोग देखते हो, यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे मैच द फॉलोइंग टाइप के। ओके, कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? मैच द फॉलोइंग टाइप के। यही पॉइंट अगेन वी हैड आल्सो डिस्क्राइब इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। तो जो जो चीजें मैंने जहां जहां पढ़ा के रखी है, वो टॉपिक्स के मैं यहाँ पे नाम बताऊंगा। ओके, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, यू विल अंडरस्टैंड वेरी थोरोली। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड सम एनसीईआरटी डायग्राम्स आल्सो। तो ये डायग्राम्स क्या है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है जो कि आपके स्क्रीन पे रखे गए। सी, जैसे कि हेडिंग लिखा है, डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल्स, है ना? तो अलग अलग साइजेस भी देखने मिलेंगे और अलग अलग शेप्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे कि आरबीसी के बारे में बात करते हैं, देखो इट इज अ राउंड एंड बाई कॉन्केव शेप। समझ में आ रहा है? मैच्योर मैमल आरबीसीज में एक्चुअली न्यूक्लियस नहीं होता, देखने को नहीं मिलता। ओके, उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको अमीबॉइड सेल्स भी कहते हैं। ओके, एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे देखो, दीज आर लॉन्ग एंड नैरो भी बोल सकते हो। और ये लाइक कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स भी कह सकते हो, जो हम लोग ऑलरेडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में डिस्कवर कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। इनके पास क्या स्पेशलिटी है? तो न्यूक्लियस आप लोग देख पा रहे हो नीचे के डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, राइट, एट द बेस ऑफ द सेल। आते हैं नेक्स्ट सेल के पास जिसका नाम है नर्व सेल, विच लुक लाइक अ वेरी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर डेंड्राइट्स यू कैन से, है ना? दिस इज ए साइटोन सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस है। डिटेल में पढ़ोगे ये सारी बातें आगे जाके इन द चैप्टर कॉल्ड एज अ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन आप लोगों ने जहाँ तक मुझे लगता है क्लास 10 से ही न्यूरॉन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तो देख ही लिया होगा, तो समझ गए रहेंगे कि ये नर्व सेल है करके। ठीक है, एनाटॉमी आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है। तो ये ट्रकीट्स हैं जो कि जाइलम के एलिमेंट्स माने जाते हैं, विच इज इलोंगेटेड सेल्स ओवर हियर। आप लोग यहाँ इसके ऊपर पिट्स भी देख पा रहे हो, है ना? ये जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर पिट्स ऑन इट। ओके, इनिशियली यू कैन से ट्रकीट्स आर एक्चुअली डेड सेल्स, और इनके ऊपर लिग्निन डिपोजिशंस वगैरह होता है। ओके, लुमेन के बेसिस पे लाइक हम लोग इनको डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी दी है। तो मेसोफिल से दिए हुए हैं। आप लोगों ने मेरे साथ एनाटॉमी में लीफ देखा है ना? तो लीफ में हम लोगों ने मेसोफिल सेल्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। दीज आर काइंड ऑफ यू कैन से पैरेनकाइमेटस सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखते हैं। ये तो राउंड दिख रही है आप लोगों को, ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेनी मोर थिंग्स वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ सेल्स। समझ में आ रही है बात? मतलब इससे ये बात क्लियर होती है कि कितने sizes and shapes will be varies in the cells you can say। यहाँ पे ये नीट के क्वेश्चंस बनने वाले एरियाज है। मैं ये डायग्राम आप लोगों को इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से नीट के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये डायग्राम से यहाँ पे इसको इग्नोर मारेंगे, खाली आप लोग टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ रहता है उसको हाईलाइट कर लेते हो, उसको पढ़ लेते हो। दैट इज वेरी गुड। ओके, एटलीस्ट उतना भी आपको पता होना जरूरी है। लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आप लोग हाथ से गवा बैठोगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि टिपिकल बैक्टीरिया के साइजेस जो मैंने ऊपर भी बताया और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, 1 to 2 माइक्रोमीटर होते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये जो बैसिलर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर है ना? या फिर आप लोग बोल सकते हो फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, सो एक बार याद रखने की कोशिश करो, जिनके ऊपर फ्लैजेला रहते हैं वो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहा जाता है। ओके, ट्राइकस बैक्टीरिया के ग्रुप में उनको मेंशन किया जाता है। जिनके पास फ्लैजेला एब्सेंट होता है उनको ए ट्राइकस के ग्रुप में डाला जाता है। एक बार देख लेना सेकंड चैप्टर, उसमें मैंने फ्लैजेला के रिस्पेक्ट में काफी सारी बातें डिस्क्राइब की है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे आप लोग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो जिनका पीपीएलओ डिस्क्राइब किया है नाम, मतलब प्लूरोनिमोनालाइक ऑर्गेनिज्म लाइक माइकोप्लाज्मा एंड ऑल, ये सारी बातें आएंगी। इनके साइज ऑलमोस्ट 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। ओके, और वायरसेस सबसे छोटे होते हैं, 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर होते हैं। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। ओके, और हो गया। सो व्हाट इज रिटन ओवर हियर? सी फिगर 8.2 मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, शोइंग द कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये तो वायरस तक है, वायरस इससे भी छोटे होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड इन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन पॉइंट देख लेंगे, फिर इसके मैं स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगा।
सो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है सबको पता है, इट इज अ वेरी यूजुअली स्मॉलर इन साइज, लेस डेवलप्ड होते हैं ना, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखें। जनरल वे में मैं क्या बोल रहा हूँ, लेस डेवलप्ड, और ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये एडवांस लेवल पे होते हैं, काफी अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। इनके पास सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वेरएज प्रोकैरियोट्स के पास सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती है ना। तो अभी इसको किस तरीके से पॉइंट वाइज डिफरेंशिएट करेंगे ये ध्यान में रखना, इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, भले आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, एक काइंड ऑफ क्विक रिवीजन भी मान सकते हो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, द सेल साइज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, ओके। नाउ सी, न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह बात करते हैं। ओके, न्यूक्लियोइड जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। तो जो भी चीज, चाहे जेनेटिक मटेरियल ही क्यों ना बोलो, वो सारी बातें आपके यहाँ पे साइटोप्लाज्म में देखने मिलेगी। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया फॉर्म में न्यूक्लियस फॉर्म किया जाता है, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, यहाँ पे चीजें डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहती साइटोप्लाज्म के। यहाँ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। ओके, सो न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी वर्ड यूज करते हैं। ओके, न्यूक्लियर पोर्स भी इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे भी इस तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हो न्यूक्लियस को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियोइड इज एक्चुअली एन इक्विवेलेंट टू अ सेल क्रोमोसोम और पॉली सॉरी प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, hence the amount of the DNA is comparatively low over here. Okay, now nucleus contain more than one chromosomes. Okay, जैसे कि हम लोग अपना ही एग्जांपल ले लेंगे, we have 23 pairs of the chromosomes, right, है ना, जिनमें से 22 pairs हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, रिमेनिंग वन पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, so hence the amount of the DNA is comparatively very high. Now nucleolus is absent, whereas here nucleolus is present. Okay, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ये सारी बातें। प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म, वेयर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगा जरूर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, तो तुमको पता चल गया, पावर हाउस ऑफ द सेल, प्लास्टिड यानी यहाँ पे बात चल रही है विद रिस्पेक्ट टू द क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये दोनों जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये आप लोग कह सकते हो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, वर्ड याद रखो सेमी ऑटोनॉमस, इनके बारे में मैं बात करूंगा। सिंस जो भी सेल ऑर्गेनल प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। तो एग्जांपल तो ऑलरेडी दे चुका हूं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो कि कम्स अंडर प्लास्टिड। ओके, नेक्स्ट, अगर वो लोग सेमी ऑटोनॉमस है मतलब वो लोग खुद का डीएनए रखते हैं, ये भी आप लोग बात ध्यान में रखना। membrane bound organelles are absent over here, whereas here membrane bound organelles are present, जैसे कि ऑलरेडी दो एग्जांपल हम लोग डील कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी apparatus, lysosomes etc will be showing a membrane bound structures। ओके, तो एग्जाम्पल बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है विद रेस्पेक्ट टू द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि ये वाला एरिया छोड़ोगे, है कि नहीं, ये वाले बोनस एरिया जहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बने जा सकते हैं। राइबोसोम सबको पता होगा, प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप होता है, वेरस यूकैरियोट्स में 80s टाइप भी होता है। 70s टाइप राइबोसोम्स कैन ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, दिस आर द एक्सेप्शनल पॉइंट्स, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दे जनरली अराइज फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। ओके, ओके, क्या बोला जाता है उनको, प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन, देयरफॉर 70s टाइप राइबोसोम सीन इन केस ऑफ द प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आगे जाके ये सारी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, अ काइंड ऑफ ये बोल सकते हो रिवीजन है। आगे जाके मैं और डिटेल में इसको पढ़ाने वाला हूँ जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सेंट्रियोल्स, ओके, जहाँ पे सेंट्रोसोम, सेंट्रल apparatus आर एब्सेंट। ओके, यहाँ पे सेंट्रियोल्स यूजुअली प्रेजेंट, लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो दो सेंट्रियोल्स आपको देखने मिलते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। ओके, ये बात ध्यान में रखना है। True sap vacuoles are usually absent. Instead, a gas vacuole may be found over here. तो यहाँ पे true sap vacuoles commonly found in case of the plant cells. Animal cells में vacuoles होते हैं लेकिन छोटे होते हैं. Okay? Thylakoid की बात करें, it is present. If it is present, they will be available in the cytoplasm itself. Thylakoid अगर होंगे तो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं as a granum. Okay? जो कि एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। कैसे, वो सारी बातें आप लोगों को पता चलेगी, देखेंगे आगे जाके, ठीक है। Now see, additional smaller circular DNA segment that is plasmid में occur over here, लेकिन plasmid हमको
यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं देखने मिलते। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल होता है जिसका यूज बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो प्लास्टिड वर्ड दिमाग में जरूर फिट कर लेना, क्योंकि प्लास्टिड प्रेजेंट होने का मतलब ये होता है कि वो सेल पॉजिटिव एक्ट करता है या फिर नेगेटिव होता है इफ इट इज एब्सेंट। ओके, पॉजिटिव का मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू द मेल सेल्स, नेगेटिव दैट मींस इट इज इक्विवेलेंट टू द फीमेल सेल। प्लाज्मिड प्रेजेंट होना इट इज इक्विवेलेंट टू द donor cells, whereas plasmid absent is also considered as a receiver cells। तो कितनी सारे पॉइंट्स मैंने विथ रेस्पेक्ट टू द प्लाज्मिड बताए हैं। ओके, having single cell and having single envelope system, whereas here double or two envelope systems can be seen। okay, that is a covering की बात चल रही है। now this is how the structure of the prokaryotic cells look like। okay, इसको थोड़ा सा जूमिंग कम कर देता हूँ। तो देखो, ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर मैं बाहर के मेम्ब्रेन से स्टार्ट करूं, जैसे कि ये बाहर की आउटर ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हो, है ना, तो इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। जितने ज्यादा सेल वॉल रहेंगे उतना ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया रहेगा। ओके, मेरी बात को ध्यान रखना, जितना ज्यादा सेल वॉल रहेगा, जितने मेम्ब्रेन की सेल वॉल रहेगी, उतना ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया रहेगा। ओके, ना जितना कम मेम्ब्रेन रहेगा, जितना कम सेल वॉल रहेगा या फिर सेल वॉल नहीं रहेगा, उतना हार्मलेस बैक्टीरिया रहेगा। ओके, जितना हार्मफुल मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जितना कम लेयर उतना यू कैन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, उतना हार्मलेस बैक्टीरिया। ना सेल वॉल के अंदर की जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में ऐसे कुछ प्लस साइन दिखाते हैं, मतलब इनर फोल्डिंग्स दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे 3 इनर फोल्डिंग्स दिखाए। इट कैन बी वेरी इन नंबर्स, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ओके, ये एक्ट करते हैं मीजोसोम्स। व्हाट डू यू मीन बाय मीजोसोम्स? दिस इज ए काइंड ऑफ यू कैन से माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया लाइक, एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन यस माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है मीजोसोम्स। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर मीजोसोम्स, यू कैन से इट इज द इनर फोल्डिंग्स, ओके, ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच एक्ट्स लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो साइटोप्लाज्म के अंदर देयर इज अ सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड इज आल्सो प्रेजेंट। दैट मींस प्लाज्मिड प्रेजेंट होना मैं बता चुका हूँ, डोनर सेल्स इक्विवेलेंट टू द मेल सेल्स माना जाता है। ओके, या फिर ग्राम यू कैन से पॉजिटिव सेल माना जाता है, पॉजिटिव स्टेन बैक्टीरिया माना जाता है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म के अंदर आप लोग ये जो रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर राइबोसोम। सबको पता है 70S टाइप होता है। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन जो यहाँ पे है पेप्टिडोग्लाइकॉन का होता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरियल सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के बारे में बता चुका हूँ। इतना ही नहीं, अगर सेल वॉल के बाहर ये आप लोग जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दिस इज यू कैन से अ म्यूकस लाइक कोटिंग। ओके, जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, जो कि बनी हुई रहती है ग्लाइकोकैलिक्स की। ओके, म्यूकस लाइक कोटिंग बोल सकते हो। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे सेल वॉल के ऊपर ऐसे कुछ लॉन्ग फाइबर्स एंड शॉर्ट फाइबर्स देख रहे हो, है ना। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं ये सेक्स पाइलाए होते हैं, इनके थ्रू जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज की जाती है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर बैक्टीरिया। और ये जो यहाँ पे छोटे वाले जो छोटे वाले जो फाइबर्स देख रहे हो, इसको हम लोग फिम्ब्रिये कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट करने में मदद करता है, इसलिए हम लोग इसको फिम्ब्रिये कहते हैं, एडेशन कहते हैं। वर्ड क्या यूज किया जाता है? फिम्ब्रिये, एडेशन। ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर? जेनेटिक मटेरियल। जब भी टाइम ऑफ रेप्लिकेशन की बात आती है तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का मेसोसोम के साथ अटैच हो जाता है, वहां पे वो रेप्लिकेट करता है। जो रेप्लिकेटेड बनते हैं ना जेनेटिक मटेरियल, वो जाके दूसरे मेसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, और फिर बीच में से साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से सारे सेल ऑर्गेनल भी डिवाइड हो जाएंगे, वो आपस में साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और बीच में से साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ द बैक्टीरियल विल बी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। ओके, फिर से बता रहा हूँ, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन दिस जेनेटिक मटेरियल गो एंड अटैच टू द यू कैन से मेसोसोम्स, और वहां से रेप्लिकेशन होने के बाद अनदर कॉपी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विल गो एंड अटैच टू द अनदर मेसोसोम्स, और फिर इसी तरीके से बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी डिवाइड हो जाएंगे, और क्या बोलेंगे, बीच में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, एंड द बैक्टीरियल सेल विल बी ready to form the daughter cells. Okay, this is how the eukaryotic cells look like। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एनिमल सेल का डायग्राम है। ओके, क्योंकि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट बोल सकते हो। नाउ
माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, ये रहा बीच में न्यूक्लियस, तो ये आउटर रेड कलर की जो स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया बता चुका हूँ। न्यूक्लियोलस जो कि थिक बॉडी होती है, अंदर डार्क स्टेन दिख रही है, दैट इज अ न्यूक्लियोलस। क्या होती है सारी बातें हम लोग आगे जाके डिटेल पढ़ेंगे। ओके, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को हम लोग वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, बीच में क्रोमैटिन फाइबर्स आप लोग देख रहे हो, दैट इज जेनेटिक मटेरियल इटसेल्फ। ओके, साइटोप्लाज्म तो ऑलरेडी पता है आप लोगों को, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, उसी के जैसे यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। कैसे पता किया? जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल है, इसलिए हम लोग इसको एटीएस टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे राइबोसोम्स को, ठीक है। फिर सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिखेंगे। वैक्यूल्स देखेंगे, वैक्यूल्स देख लो छोटे हैं साइज में, ओके, ठीक है। फिर यस एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल्स लगेंगे, क्योंकि सेंट्रियोल्स प्रोड्यूस द स्पिंडल फाइबर, हम लोग इसको एस्टर भी कहते हैं, है ना, जो ऑलरेडी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। न्यूक्लियस के काफी नजदीक यू कैन सी ओवर देयर गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, और साथ में माइक्रोफिलामेंट्स यू कैन से, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ओके, ट्यूब्यूल्स होंगे तो हॉलो होंगे, माइक्रोफिलामेंट्स होंगे तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर होंगे। फंक्शन क्या करते हैं वो दोनों? तो सेल को एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ देते हैं, उसको स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल सेल। सारी बातों का फंक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले स्ट्रक्चर देख लो, लेबलिंग को ध्यान में रखो। ओके, ये है नॉर्मल हमारा प्लांट सेल्स। तो ये आप लोग जो बाहर से थिक लेयर देख पा रहे हो, दिस इज द सेल वॉल। नाम से ही पता चल गया होगा, देख के ही पता चल गया होगा, दिस इज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, सेल वॉल हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगी, बीच में गैप्स होती है, ताकि जो भी मटेरियल एक्सचेंज होना हो ये सेल वॉल के थ्रू, मतलब ये गैप्स के थ्रू ही हो। ओके, जो कि हम लोग पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्स। पिट्स का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज विल बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम हियर। ओके, अब ये जो बीच में आप लोगों को एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, दैट इज व्हाट एक्चुअली द मिडल लैमेला। में थोड़ा सा जूम करता हूं, यू विल एबल टू सी ओवर हियर, एक रेड कलर के लाइंस देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे भी है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ मिडल लैमेला। ओके, मिडल लैमेला आपस में सेल्स को इंटैक्ट रखने में मदद करते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो इनके सराउंडिंग्स में होंगे उनको इंटैक्ट रखने में मदद करते हैं। अंदर जाओगे सेल वॉल के अंदर तो यू विल एबल टू सी देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Okay, again the smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum will be there, nucleus will be there, nucleus membrane, nuclear pore, अंदर न्यूक्लियोलस, उसके बाद है ना ये क्रोमैटिन फाइबर्स, ये है गोल्गी बॉडी, ये है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेंगे। साइटोप्लाज्म भी आप लोगों को देखने मिलेगा। फर्क क्या है? यहाँ पे जो वैक्यूल देख रहे हो ये बहुत बड़ा होता है साइज में, मेजोरिटी पार्ट ऑफ द सेल हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द यू कैन से वैक्यूल। तो सारी चीजें जो प्लांट सेल में है ना, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स, वो एक साइड में शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा भी कह सकते हो तुम लोग, ठीक है। वैक्यूल्स इज नॉट एम्प्टी, इट इज फिल्ड विद द सैप। सैप में क्या होता है? तो वाटर एंड मिनरल्स आप लोगों को देखने मिलेगा। इसके अलावा देयर इज अ लाइसोसोम्स, यू कैन सी, लाइसोसोम्स भी बोल सकते हो, स्पिरोसोम्स बोल सकते हो, प्लांट लाइसोसोम्स भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ द एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट लुक लाइक, जिसके अंदर ग्रैनम होंगे। ग्रैनम मतलब क्या? एक के ऊपर एक अरेंजमेंट ऑफ द थैलाकोइड, ओके, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। माइक्रो बॉडी जो होते हैं वो स्पिरोसोम्स कहलाते हैं। पेरोक्सिसोम जो होते हैं ग्लाइकोक्सिसोम्स होते हैं। ये सारी बातें हम लोग आगे जाके बात करेंगे। ओके, माइक्रो बॉडी इज नथिंग बट स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम्स एंड द ग्लाइकोक्सिसोम्स। सो हियर यू हैड अंडरस्टूड मेनी थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द यू कैन से ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये भी देख लो, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब बिना एनर्जी का, और एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी के साथ। ओके, दैट मींस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। अभी यहाँ पे पैसिव प्रोसेस जो है वो स्लो मूवमेंट होगा, और एक्टिव जो है वो फास्ट मूवमेंट होगा, बट ऑब्वियस सी बात है एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी इसका डेफिनेशन ऑस्मोसिस जैसे ही है, देखो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज अकॉर्डिंगली टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो how the concentration gradients work from high concentration to the low concentration till it reaches to the equilibrium, है ना। और movement can be against the concentration gradient, therefore lower concentration to the higher concentration will be taking place। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड, ओके, लेकिन यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमेशा चाहिए होती है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस के लिए। ये कोई भी
कंडीशन के बेसिस पे इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स लाइक साइनाइड्स वगैरह अगर आते हैं तो भी ये प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस जो है इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यस, इट इज अ कंडीशन बेस्ड, तो यहाँ पे इफेक्ट हो जाता है। ओके, तो जैसे कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में फ्लक्चुएशन आना या फिर साइनाइड के कॉन्टेक्ट में आना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्टिव प्रोसेस के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं दोनों के लिए। तो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आर द process which can comes under passive process, और एक्टिव के लिए लाइक सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, या फिर सोडियम चैनल बोल सकते हो, पोटेशियम चैनल बोल सकते हो। ओके, कैल्शियम पंप बोल सकते हो, कैल्शियम चैनल बोल सकते हो। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस आर द एग्जांपल्स ओवर हियर। ओके, एंडोसाइटोसिस यानी चीजों को अंदर लेना, एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर डालना। ओके, सो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा, मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, वो खत्म होता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, बढ़ते हैं आगे।